जाग भी हैं, कुछ भी बोलेंगे। नींद में ठंडा पानी रही था। चलिए पढ़िए आगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है। उस समय दिल्ली एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गई थी, बहुत लोग मर गए थे। उपर्युक्त प्रश्न में 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर माना गया। इन दोनों व्यक्तित्वों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। दोनों क्या देंगे उत्तर? ए और दो पहला ही दोनों सही सही है, ठीक है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका आंसर लिया ए, लिया है। क्या लिया है? ए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है, दूरछिप के कारण दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में मानव एवं पशु मारे गए थे। दूरछिप का मतलब क्या होता? अकाल होता है, जिनसे महामारी फैल गई। अतः इससे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और 2 वर्षों तक कन्नौज के निकट, ठीक है, स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था, ठीक है। एक शिविर का नाम था स्वर्गद्वारी। स्वर्गद्वारी नामक शिविर जो था, ये कहाँ पे पड़ता था? कन्नौज में पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे दूरछिप अकाल फैलने की वजह से काफी संख्या में लोग के साथ पशु पंछी भी मारे गए थे, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक 2 बार तक दिल्ली छोड़ के कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों का दिन भारत के शासन को वास्तव में, ठीक है, इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? ठीक है, क्यों नहीं माना? इस्लामी नहीं मानने का पीछे कारण क्या था? तो पहला है, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, ठीक है। मुस्लिम धर्मज्ञ की उपेक्षा की जाती थी, ठीक है। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना लिए थे, या फिर गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। क्यों इसने, ठीक है, दिल्ली के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना? रीजन क्या था? सी ऑप्शन है क्या? सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ हाँ साथ बिल्कुल अपने ठीक है। स्वयं के भी नियम सुल्तान बना ने दिए। मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के कानून भी मान बना लिए थे, इसीलिए, ठीक है, क्या नाम था, बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, इस्लामी शासक नहीं माना था, ठीक है। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने नियम भी बना लिए थे। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करना। शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलावी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औरंगजेब की बात करेंगे, शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, ठीक है। तो ये तो गलत है। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा की गई, ठीक है। टफ क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा आप लोग के हिसाब से? सोचिए कौन सही है। ये तो सारा सर गलत हो जाए। पहला औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन नहीं होगा, इसके समकालीन कौन थे? अकबर थे। ये तो पता होना चाहिए आप लोग को, ये तो छट गया, ठीक है। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलावी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे तो ये आपका क्या, ये सही है। उसके बाद भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा विकसित, ये भी सही है, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी की बात करें, इब्राहिम लोदी का समकालीन था, ये भी गलत है, ठीक है। किसके समकालीन था? ये जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन था? अहमद बिन सरहिंदी किसके समकालीन था? ठीक है, जहांगीर जहांगीर का समकालीन था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलावी जिनको कहते थे, ठीक है, दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य सही था, ठीक है। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन नहीं था, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती के संप्रदाय कौन था? ध्यान, कौन था? अकबर इसके समकालीन थे, अकबर ठीक है। चलिए, तो इसका दो कौन सा सही हो गया? 2 और 4 हो गया, ठीक है। इसमें सेम 54 से लेकर 97 तो कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ, उसको देखेंगे। सम्राट अकबर की बात करेंगे। 1581 में विशाल सेना सहित अफगान की ओर कूच किया, ठीक है। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने का अग्रसर थे, ठीक है। बताइए तो कौन सही है? एक सही है, दो सही है, या फिर ए सही नहीं है? मतलब स्टेट सारा का ऑप्शन यही रहेगा, क्या सही है? 54 का बताइए। दोनों सही है। बिल्कुल, देखिए कभी भी ध्यान में रखेंगे ना, जब भी ऐसा प्रश्न दे देगा, वो मध्य एशिया में, ठीक है, अपने पैतृक देश फरगान को वापस प्राप्त करना चाहते थे, गलत है। ये कभी मुगल का उद्देश्य नहीं था। बाकी पहला सही है, सम्राट अकबर ने 1581 विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया, तो ये सही है। बाकी आर वाला क्या है? गलत है, ठीक है। कोई उद्देश्य नहीं था। ये लोग क्या करते थे, उस क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहते थे, इसीलिए उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, बल्कि ये उद्देश्य नहीं था, सिर्फ पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दूर व्यतीत किए।
शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, और उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ठीक है, बताइए कौन सा सही है। केवल आर सही है। बात दोनों करेंगे नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, ध्यान, 55 का इसका आंसर लिया, 55 का आंसर इसका सी सही है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्यों, तो ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठने का अपने वजीर नवीब खान रोहिला के डर से प्रारंभ में अपनी राजधानी से दूर अन्य जगह पे रहा। नजीब खान की स्थिति इस तरह अत्यंत मजबूत हो गई थी। ठीक है, और इसका रीजन ये नहीं था, उत्तर पश्चिमी सीमांत पे विदेशियों का आक्रमण का भय बना रहा था। ये इसका वजीर जो था, इसका क्या नाम था इसका वजीर खान, नजीब खान। उससे मतलब डर कर मतलब अपने राजधानी से हमेशा दूर रहा करता था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, बात करेंगे सलूब नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त करके राजवंशी पदवी ग्रहण की। एक स्टेटमेंट है, वह राज्य को और अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे। इसका क्या है, इसका भी सेम ही दोनों है। सही ठीक है, है। पहले का वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सलूबा नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त करके राजवंशी पदवी ग्रहण की, और वे राज्यों को अधिक पतन और विघटन से बचाना चाहते थे, इसलिए इसका कोई उद्देश्य नहीं था। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा की बात करेंगे गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका स्टेटमेंट का। ठीक है, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ दैवीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। तो संयुक्त भारत का स्पष्ट संकल्पना क्या सबसे पहले मराठों ने की थी, ये सही है क्या। नहीं, नहीं सर। नहीं है। ठीक है, क्योंकि नहीं की थी, बल्कि ये प्राचीन भारत से बनी संयुक्त मौर्य के समय में संयुक्त भारत का परिकल्पना आपको देखने को मिलता है। मौर्य के समय में यही जो था उसी समय से मतलब ये है। ये केवल मराठों ने, हाँ मराठा ने भी मतलब संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना मराठों ने की थी, लेकिन सबसे पहले नहीं की थी। ठीक है, ध्यान में सबसे रखेंगे, सबसे पहले पहले इन्होंने नहीं की थी। अटक से कटक तक था इनका, लेकिन सबसे पहले इनका नहीं था प्राचीन से। बल्कि मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर तो सामने आए, लेकिन मुगल के स्थान पे कभी भी एक बड़ा मतलब साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ये स्टेटमेंट मतलब इसका सारा का आंसर क्या हुआ, सी हुआ, टोटल का सी। पहल का स्टेटमेंट सबका सही है, दूसरा का स्टेटमेंट सबसे गलत। ये सबके सब क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछा है, 2003 में। ठीक है, समझ रहे हैं, सबका आंसर एक ही लिया है, सी ये आंसर है। इसलिए ना वो क्या बोलते थे विकास दिव्यकीर्ति सर, ना कुछ समझ में आ रहा सी मार के आओ सही होने के चांसेस नीट का ज्यादा एग्जाम में होता हम है। सी ठीक मार्क है आए थे ना, 45 क्वेश्चन में 17 सही हुआ था सही होने के चांसेस फिजिक्स ज्यादा में। होते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान थे। आलम खान कौन था भाई, तो आलम खान की बात की, इब्राहिम खान लोदी का संबंधी था, दिल्ली के राज्य सिंहासन का दावेदार था, वही आलम खान था। ठीक है, तो आलम खान भी था। ठीक है, ध्यान में, आलम खान जो था इब्राहिम खान लोदी का संबंधित था, दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार था आलम खान। ठीक है, आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर दो व्यक्ति ने भारत का आक्रमण कर, तीसरा व्यक्ति का भी नाम बता दूंगा। ठीक है, एक आलम खान था और एक इसके चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम है दौलत खान लोदी, जो कि आई थिंक पंजाब को संभालता के साथ, पंजाब के साथ गवर्नर था। मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध होता जिसमें इब्राहिम लोदी के हाथ मतलब बाबर जो होता, सॉरी, बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी पराजित होता है। एक राणा संगा भी थे। ठीक है, तो आलम खां, दौलत खान लोदी या राणा संगा को भी बोला जाता है, तीनों ने मिलकर मतलब बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया क्या था। क्या था। आमंत्रित किया था। धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, धर्मत का युद्ध आसान प्रश्न है, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में हुआ दारा था। ठीक है, शिकोह। ध्यान में रखेंगे, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था धर्मत का युद्ध, याद है क्या किन्हीं को धर्मत का युद्ध। 1658 यानी में, 1658। कब, 1600, 58 सर, 58। 1658, ठीक लग रहा है 1658। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, होगा औरंगजेब का टाइम 1658। पीरियड भी 1658 से ही शायद शुरुआत होता है। हाँ, तो धर्माता के युद्ध के बाद से तो शुरू हो जाता है। तब ठीक है होगा। 1658 से 1707। सही है सर, इतना कंफर्मली अरे नहीं, हम वो निकाल रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ भी गुम हो गया।
सही है, 1658 चल सही रहा है। है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। आखिरी निर्णायक युद्ध कौन था इन लोगों के बीच में? निर्णायक युद्ध कब था? 1760 वनडीवास वाला क्या सर? बांडीवास? बांडीवास में इन लोग क्या करने आएगा? वो फ्रांसीसी में क्या करना है? बाबर को इन लोग को बांडीवास लड़ाइएगा, ठीक है। देखिएगा, धर्मट का युद्ध शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में, ध्यान में रखिएगा। इसमें पराजित कौन होता है? दारा सिकोह औरंगजेब के हाथों पराजित होता है, ठीक है। मुगल सम्राट जहांदार शाह ने, मुगल सम्राट ठीक है जहांदार शाह के शासन के समय पूर्व अंत कैसे हुआ? तो जहांदार शाह वजीर को क्या ने बोलते थे, गद्दी क्या से बोला जाता? कर दिया। लंपट मूर्ख के नाम से इसको लंपट जानते मूर्ख। थे। रीजन क्या था इसका? तो एक युद्ध में अपने वजीर ने भतीजे के गद्दी से द्वारा कर मतलब दिया। पराजित हुआ। भतीजा कौन था इसका? जहांदार भतीजे शाह के का द्वारा भतीजा। पराजित। हाँ, फर्रुखसियर इसी का भतीजा था सर, ठीक है। फर्रुखसियार। फर्रुखसियर जहांदार का फर्रुखसियार, ठीक है। भतीजा था, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है। फर्रुखसियर के द्वारा पराजित होता है, ठीक है। इसमें मतलब जहांगीर शो के हटाने में जो मदद जो किसने किया था पता है? बरादर, क्या नाम है? हाँ, दोनों सैयद बंधु ने बरादर। किया था। किसने? सैयद बंधु के मदद से सब पहला बरादर। शासक जो बना था फर्रुखसियर ही बना था। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अबला बाबा कहते थे इसको। बाद में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभिक रूप आरंभक अमीर खुसरो थे। क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है इसमें से? बहुत स्टेटमेंट एक सही है, सही कोई भी लग रहा गलत नहीं है, ठीक है। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह की बात करें, किताब ए नौरस जो था इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा रचित किया गया, सही है। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभिक अमीर खुसरो ने की थी, ये भी सही है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ये तो बता ही देंगे, आसान क्वेश्चन है। चौगान खेलते समय। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चौगान कब हुआ था मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210। वैसे हुआ। 1210 में हुआ था, ठीक है। हाँ 1210 में हुआ था। गद्दी पे कौन बैठा 1210 के बाद? कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह। आराम शाह। इसको हटा के इल्तुतमिश, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम, ठीक है। आराम आराम शाह का माँ का नाम क्या था? जो क्या? बहुत कम दिन के लिए आता है ना राम शाह। बहुत कम दिन के लिए, तो वो भी सात बहुत तुकाराम जो कम इसकी है। माँ जो थी ना, उसका बहुत अधिक मतलब वो रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कलाक्रम को दर्शाता? शंकराचार्य, रामानुजी, चैतन्य या फिर रामानुज शंकराचार्य चैतन्य? बताइए। सबसे पहले शंकराचार्य आएंगे, फिर रामानुज आएंगे, शंकराचार्य, फिर मतलब रामानुज, चैतन्य फिर आएंगे। इनमें से चैतन्य। किनका योगदान जो होता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में मतलब आप बात करेंगे तो वो लाने का? रामानुज। रामानुज। रामानुज होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पे भक्ति आंदोलन को फैला था? चैतन्य महाप्रभु बंगाल में। बंगाल में, बिल्कुल ठीक है। रामानुज का समय काल पता है कब से कब तक है? शंकराचार्य तो 9वीं शताब्दी हो जाएगी, उसके रामानुज हो जाएगा 1017 से लेके 1137 तक, याद कर लीजिए, ठीक है। उसका चैतन्य महाप्रभु की बात करेंगे 1486 से लेके, ठीक है, 1533 तक। ये किसके किसके समकालीन? बाबर के समकालीन हो जाते हैं ये, ठीक है। सिकंदर लोदी के भी समकालीन होते हैं चैतन्य महाप्रभु। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नरसिम्हा सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश का प्रारंभ किया। वीर नरसिंह के अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उठाकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह ने, ठीक है, उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती, ठीक थे, कृष्णदेव राय उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है? तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट शुरू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण, अब यहाँ पे जाकर विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम था, संगम के बाद सुलभ था, सुलभ के बाद टुलुब, टुलुब के बाद अरविडू, ठीक है। तो ये टुलुब के कृष्णदेव राय किस में आते थे? टुलुब में आते थे, ठीक है। और संगम के अंदर हरियर और बुक्का जो थे संगम में थे। तो नरसिंह सुलभ ने संगम वंश का अंत किया और उसके राज सिंहासन का सुलभ वंश का स्थापना किया। तो नरसिम्हा सुलभ ने क्या किया था? संगम को समाप्त करके सुलभ का नींव रखेगा। अब वीर नरसिम्हा ने क्या किया? अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतार देता है, ठीक है। इसको हटा के तुलुब का नींव रखेगा, ठीक है। अब बात करें वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती, ठीक है। वीर नरसिम्हा जो था पहला तुलुब शासक था। वीर नरसिम्हा का भाई का नाम क्या था?
कृष्णदेव राय था, ठीक है, जो कि मतलब विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक गिना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल। उसके बाद बात करें दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद था, तो क्या बताएंगे? ठीक है, तो नसीरुद्दीन ध्यान रखें, मोहम्मद क्या नसरुद्दीन, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था, ध्यान में रखिएगा। क्या नाम था इसका? नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना किसने थी? गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक तुगलक ने किया था। कब किया था? 1320 में किया था, ठीक है। और अंतिम शासक के नसरुद्दीन महमूद की बात करेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कब था, कब से कब तक रहा था ये? तुगलक वंश कब से कब तक रहा? 1412 तक रहा था, 1320 से 1412 तक, ठीक है ना, गलत नहीं, 94 वर्ष आ जा रहा है। कितने वर्षों का रहा था ये? 1414। चौरान हाँ, लेकिन ये 12 तक, 2 वर्ष तक और भी चला था। इस टोटल 94 वर्षों तक रूल किया था तुगलक, सबसे लंबा यही था ना। हम्म। अब चलते अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में डाल दिया गया, यही सही है, ठीक है। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया गया था अहमदनगर को? 1633 में मुगल साम्राज्य में मिला गया। 1633 में कौन मिलाएगा इसको मुगल साम्राज्य में, अहमदनगर को? अहमदनगर गोलकुंडा को कौन मिलाएगा? यूसुफ किसके समय आदिल मिलाया गया था अहमदनगर को? शाहजहां के समय में। औरंगजेब किसके समय में? नहीं, शाहजहां। शाहजहां के समय में। कब? शाहजहां के समय में मिलाया गया था, ठीक है। गोलकुंडा को औरंगजेब के समय मिला गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। सिख गुरुओं के निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। क्या, कौन कौन सही लग रहा है? 2 और 3 सही है, ठीक है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद बने थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। बाकी बंदा बहादुर के गुरु तेग बहादुर ने सैन्य प्रमुख नियुक्त नहीं किया था। किसने किया था? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी सिख थे, उनके बाद बंदा बहादुर की भी हत्या की जाती है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा गुरु नियुक्त किया गया गोविंद था। किनके सिंह। द्वारा? बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु, ठीक है, रामदास के पश्चात बने थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब। जहांगीर ने, जहांगीर। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करा दी थी? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब ने, ठीक है। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुआ? सूर्यवर्मन के अंकुर। राज्यकाल के दौरान कौन सा हुआ? अंकुर वाट। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? बिल्कुल, ठीक है। सूर्यवर्मन द्वितीय नहीं दिखाएगा, सूर्यवर्मन सेकेंड के शासनकाल, ठीक है। कहाँ पे? अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ पे मिलेगा अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया। कंबोडिया में मिलेगा, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है, ठीक है, धार्मिक मंदिर है, सनातन धर्म से हिंद। संबंधित। जब राजा वाडियार ने मैसूर राजवंश की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वाडिया। 1612 में किया था, अंदाजा लगा सकते हैं। वाडियार वंश की नींव 1612 में रखी गई थी। अब फिर ये तिरु। इसके द्वारा वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय नहीं होगा, तिरुमल कौन हो जाएगा? क्या नाम था इसका? नहीं नहीं, वेंकट द्वितीय, ठीक ठीक, वेंकट द्वितीय, ठीक है। क्या नाम था उसका? वेंकट द्वितीय था, ठीक है। कौन था? वेंकट द्वितीय था। जब यहाँ पे 1612 में वडियार वंश का जब नींव रखा जाता था, उस समय शासक की बात की कौन था? तो वेंकट द्वितीय, ठीक है। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई? 1613 की बात हो रही, पकड़ा जाना चाहिए। जो अस्थाई बना था, ये मसूलीपट्टनम में 1611 में था, जो कि अस्थाई नहीं हो गया था। 1613 में सूरत में दे दिया था, सूरत। ठीक है, जो कि अस्थाई था। शुरू में जहांगीर जो इन लोग को नहीं दे रहा था, क्योंकि ये लोग पुर्तगाली से जहांगीर डरता था, सोचा था बिना मतलब का संघर्ष होगा। लेकिन 1612 में जो बैटल ऑफ सवाली जब होता है, जिसमें पुर्तगाली के द्वारा, सॉरी, ब्रिटिश के द्वारा पुर्तगाली को हराया जाता है, तो जहांगीर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है।
और वो क्या करते हैं, तो वो मतलब क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे मुख्यतः क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब ब्रिटिश को मतलब एक अस्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति देते हैं सूरत में, ठीक है। इस समय मुगल शासक कौन हो जाएंगे, जी। कौन हो तकबीर। जाएंगे, जहांगीर। ठीक है, बिल्कुल जहांगीर हो जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। क्या बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ध्यान पहला रखिएगा। वाला तो ये सही। सही है और गलत है, ठीक है। ये टोकन मुद्रा जारी करने का इसका ये उद्देश्य नहीं था। टोकन मुद्रा जारी करने का रीजन क्या था जानते हैं, क्या रीजन था, कांसे का सिक्का प्रचलन इसलिए करना था क्योंकि चांदी और सोने की कमी आ गई थी, ठीक है। मुख्यतः चांदी को बचा के रखना चाहता था, उसकी कमी आ गई थी इसलिए करना चाहता था। ये किससे सीखा था इसका, ये कहाँ से इसको प्रेरणा मिली थी, एक मंगोलिया का शासक था, एक चीनी शासक था, क्या नाम था उसका, कुबलाई खान, क्या नाम था उसका, हुबलाई का। कुबलाई खान से इसको प्रेरणा मिली थी ऐसा करने का, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब सबसे असफल योजनाओं में से एक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसको मतलब इसने क्या इब्न ये क्या बोला, ये क्या नाम था, बबूता ने क्या बताया उसको, दिनार बोला, ठीक है, स्वर्ण सिक्का था। ये ध्यान में इसको रखिएगा। इसने जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन करवाया था चांदी के मुद्रा के जगह पे, ठीक है, वो मुद्रा की बात करें क्या चीज का था, तांबा कांसे का, का। क्या था, कांस 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 का। दिल्ली के राजगद्दी पे अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, बताना है आपको। बताइए तो, ध्यान से रखिएगा, दो गो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जा रहा है, ये और ये तो सीधे कट्टो कट्टो हो गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सिकंदर शाह और बहलोल खान लोधी और बिल्कुल, लोधी दल। लोधी तो साथ में ही होगा ना, हाँ। यही सही है, ठीक है, पकड़ा गया। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तुकाराम, तुकाराम ये औरंगजेब। नहीं, ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। भक्त तुकाराम की बात करेंगे तो ये मराठा भक्त कवि थे, ठीक है, और कृष्ण के अनुयायी थे, मुगल शासक के समकालीन थे, ठीक है। दो जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर के बाद शाहजहां के भी समकालीन थे, ठीक है। तुकाराम की बात करें जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे, ठीक है। 1608 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1608 से लेकर 1650 तक रहे थे ये, ठीक है। तो जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल था, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, ये तो आसान प्रश्न तो सबसे बन जाना चाहिए। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, चित्रकार थे ये क्या सर? शाहजहां के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार था, क्या था ये, इतिहास का। लाहौरी साहब शाहजहां के शासनकाल में क्या था, एक ध्यान में रखेंगे, तो राजकीय इतिहासकार था, ठीक है। इसने एक पुस्तक की रचना की है, ठीक है, बादशाह नामा। कौन सी पुस्तक है, अहमद लाहौरी की पुस्तक का नाम क्या है, बादशाह नामा। बादशाह। बादशाह नामा जो है से शाहजहां के बारे में आपको जानकारी देता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर से 56 क्षितिज स्तंभ संगीत में स्वर निकलता है, कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। और कहाँ पे ये, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे है, बेलूर में। अरे कृष्णदेव राय बता दीजिए, मूर्खता हो गया ये गलत करना, कहाँ पे है ये, हम्पी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 56 स्तंभ संगीत में स्वर निकलता है, ध्यान में कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान में रखिएगा हम्पी में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक है। कितना, आधा घंटा हो गया, दो चार क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, किसका शासनकाल था, जहांगीर। बिल्कुल, किसका शासनकाल था, ध्यान में रखेंगे तो जहांगीर का शासनकाल था। कब किया था पहला कारखाना स्थापित, 1611। 1611 में। 1611 में, लेकिन असफल हो गया था। 1613 वाला सफल था। 1613 1613 वाला कहाँ पे था, सूरत। सूरत में। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें कहाँ पर अवस्थित है विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी। आसान क्वेश्चन है, हम्पी में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था विरूपाक्ष मंदिर का, नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह। अरे ये हम्पी में है, कृष्णदेव राय। विरूपाक्ष मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ठीक है, सबका निर्माण, ठीक है, किसने करवाएंगे, कृष्णदेव राय करवाएंगे।
ठीक है। ठीक है, इसका निर्माण 1509 में आई थिंक करवाए थे कृष्णदेव राय। मिलाना है, मिलाइए। कंदरिया महादेव मंदिर आपको कहाँ पे मिलेगा? आसान, पहले इसी को मिलाइए। कंदरिया मध्य प्रदेश, ठीक है। विद्याशंकर मंदिर ये कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर तो चर्चा में रहता है, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। प्रदेश में। अब भीमेश्वर मंदिर की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में है। इसका ऑप्शन ए का 2, ये विद्याशंकर मंदिर आपको कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर की बात को उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर आपको ये मध्य प्रदेश में मिलेगा। भीमेश्वर मंदिर की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली कोठी किसकी अनुमति से स्थापित की? सूरत में जहांगीर के निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, वल्लभाचार्य, फिर त्यागराज? त्यागराज लग रहा है। नागार्जुन कहाँ से होगा? ये तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ये भक्ति आंदोलन से इसका क्या लेना देना है इसका? ये तो ठीक है, नागार्जुन का भक्ति आंदोलन से क्या लेना देना है? ठीक है, तो दार्शनिक जो माध्यमिक दर्शन के जनक माने जाते हैं इनको। ठीक है, जब बाकी सबके सब है भक्ति आंदोलन संबंधित है। पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म की गिरावट क्यों शुरू हुई? क्या रीजन था? तो बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे। इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसी तरह आप देखोगे तो पूर्व मध्य काल में बौद्ध धर्म के में गिरावट होगी, क्योंकि उनको बौद्ध धर्म को विष्णु मतलब किनसे जोड़ा गया? विष्णु इनसे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो वैष्णव धर्म से जोड़े जाने लगा इसी वजह से। सदियों में भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्रुपद की उत्पत्ति का विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और माध्यम का संगीत ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद अलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। बताइए क्या सही है? पहला सही है और उससे पहला ही गलत है। ठीक है, ध्रुपद की उत्पत्ति का विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ, यही गलत है। बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और ठीक अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद अलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ये 2 और 3 इसका क्या है? सही है, ध्यान रखेंगे। बाकी क्या गलत है? ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इसका मुगल से विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों से नहीं लिया गया। बात करेंगे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, मध्ययुगीन भारत में ठीक है धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर योगिक, या फिर श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए भक्ति गीतों का गायन? बताइए क्या होगा? सारे के सारे करते थे, ऑल करते थे। ठीक है, श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के पवित्र गीतों का गायन भी करते, एकांत में कठोर योगिक व्यायाम भी करते थे, ध्यान साधना और श्वास नियमन भी करते थे, सारे करते थे। निम्नलिखित में से भक्ति संतों पर विचार करना है। इनमें से कौन उस समय को उपदेश देते थे जो लोधी वंश का पतन हुआ तो बाबर सत्तारूढ़ हुए? ठीक है, कौन थे? किनके बारे में बात हो रहा है ये? बाबर के समकालीन कौन थे? दिमाग लगाइए, समझ में आएगा। जन्म की बात करेंगे 1469 में हुआ था। कौन हो सकता है बाबर के समकालीन? गुरु नानक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुरु नानक की बात हो रही है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना ये भी नहीं बन रहा है। वह भवन जिसमें विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ये था। अब फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ फतेहपुर सीकरी की स्थापना? 1574 में। बहुत सुंदर। 1512 यही पढ़िए। ठीक है, इधर पढ़िए, उधर भूल जाइए। 1572 में स्थापना हुआ था। ठीक है, 1575 में स्थापना हुआ था इबादत खाना का। अब 1578 में इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, और किस दिन चर्चा होता था? रविवार के दिन इसमें साथ चर्चा होता था। क्या 1575 में स्थापना हुआ था, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। खाना का तो 1575 में। हाँ, फतेहपुर सीकरी का कब हुआ था? फतेहपुर सीकरी के गुजरात अभियान के दौरान 1572 के आसपास हुआ होगा फतेहपुर सीकरी का। हम तो इबादत खाना ही पूछे हैं। क्या हूँ?
आप कहाँ आपके गायब थी कुछ आज? ही बोले थे इबादत में। आज आईवी का पेपर था। रात में आईबी का पेपर होता है? 6:30 से 5:30 से 6:30, 8:30 तक घर आए हैं। इतना रात में कौन आईबी का पेपर ले रहा है? कहाँ पे आईबी का पेपर था इतने रात में? सर चौथा शिफ्ट था, 5:30 से 6:30। कैसा गया?